नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। अगर कोई 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की सबसे बड़ी कहानी रामायण को पर्दे पर उतार रहा हो तो जाहिर है कि उम्मीदें आसमान पर होंगी। बिल्कुल, इतनी बड़ी लागत है तो भव्यता की उम्मीद तो होगी ही। हाँ, लेकिन जब उसकी पहली झलक सामने आती है तो एक ही सवाल उठता है कि भाई इसमें भारत कहाँ है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि नमित मल्होत्रा जैसे ऑस्कर विजेता इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी रामायण से उसकी भारतीयता ही गायब कर दी गई है। ये वाकई एक बहुत अजीब स्थिति है। जब भी हम किसी महाकाव्य को इतने बड़े पैमाने पर देखते हैं ना, तो हम उससे एक गहरी सांस्कृतिक प्रामाणिकता की उम्मीद करते हैं। सही कहा, हमारी तो आस्था जुड़ी होती है। बिल्कुल, लोग अपनी भावनाओं के साथ इस कहानी से जुड़े हैं। लेकिन फिलहाल जो विजुअल्स आए हैं, वो दर्शकों की उम्मीदों और जो पर्दे पर दिख रहा है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई बनारसी थाली खाने बैठे और उसे पारंपरिक व्यंजनों की जगह फ्यूजन टैको परोस दिया जाए। अरे हाँ, ये काफी सटीक उदाहरण है। मतलब हमारे राम और रावण पारंपरिक भारतीय कपड़ों के बजाय वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या किसी हॉलीवुड फैंटेसी वीडियो गेम वाले लेदर आर्मर पहने हुए क्यों दिख रहे हैं? ये विजुअल शैली इतनी विदेशी क्यों है? इसका कारण क्रिएटर्स के दिमाग और बाजार दोनों में छिपा है। अगर हम आज के क्रिएटर्स को देखें ना, तो उनका जो विजुअल नजरिया है वो हॉलीवुड की फिल्मों और शायद जापानीज मंगा से भी। एकदम सही, वो जापानीज मंगा और विदेशी कंटेंट देखकर बनाए। तो जाने अनजाने में वो उसी विदेशी स्टाइल की नकल करने लगते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में ये सिर्फ एक अनजानी गलती नहीं है। अच्छा, तो क्या ये जानबूझकर किया गया है? हाँ, निर्माताओं ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लुभाने के लिए पारंपरिक विजुअल्स को जानबूझकर किनारे रख दिया है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। कोई निर्माता अपनी इतनी गहरी सांस्कृतिक कहानी में भारतीय बाजार को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? ये एक व्यावसायिक मजबूरी। मतलब हमने तो बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्में देखी है ना, जिन्होंने अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी दुनिया भर में हजारों करोड़ कमाए। तो फिर रामायण को इस तरह हॉलीवुड के सांचे में ढालने की क्या जरूरत पड़ गई? सवाल बहुत जायज है, लेकिन यहाँ हमें 4,000 करोड़ के अर्थशास्त्र को समझना होगा। भारत के फिल्म बाजार की कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं। वो कैसे? देखिए, हमारे यहाँ सिनेमा स्क्रीन्स की संख्या अभी भी बहुत सीमित है, और अगर हम टिकट की कीमतों की बात करें तो वो पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम है। हाँ, ये तो है। बाहर तो टिकट बहुत महंगे होते हैं। तो जब आप 4,000 करोड़ का दांव लगाते हैं, तो सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस से उस लागत को निकालना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में फिल्म को एक यूनिवर्सल फैंटेसी का रूप देना पड़ता है, ताकि अमेरिका और यूरोप के लोग भी उसे समझ सकें। लागत निकालने के लिए हम अपनी ही कहानी का स्वरूप बदल रहे हैं। पर भारतीय दर्शक तो अपनी जेब से निकलने वाले एक एक रुपए का पूरा मूल्य वसूलना चाहते हैं ना? बिल्कुल चाहते हैं। जब वो इस विदेशी लुक को देखते हैं और उस पर भी वीएफएक्स की क्वालिटी में इतनी कमियां नजर आती हैं, तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। अगर इतना पैसा लगा है तो वीएफएक्स हॉलीवुड स्तर का क्यों नहीं है? यहीं पर अर्थशास्त्र और तकनीकी काम आपस में टकराते हैं। इतने बड़े बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के स्केल, मार्केटिंग और शायद बड़े सितारों की फीस में। हाँ, उसी में चला जाता है। नतीजतन कई बार असली वीएफएक्स का काम आउटसोर्स कर दिया जाता है या सस्ते श्रम से कराया जाता है। अच्छा, इसीलिए क्वालिटी इतनी असंगत होती है। जी, कहीं बहुत अच्छी लगेगी तो कहीं बिल्कुल किसी सस्ते वीडियो गेम जैसी। और आजकल तो मैंने एक नई चीज देखी है, जब भी विजुअल्स खराब होते हैं तो निर्माता तुरंत कह देते हैं कि ये तो एआई का इस्तेमाल था इसलिए ऐसा दिख रहा है। क्या सच में एआई की गलती होती है? असल में एआई को आजकल अपनी गलतियां छुपाने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक ढाल बना लिया गया है। बाप रे, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल, जब कोई सीन बहुत ही सुस्त तरीके से रेंडर किया गया हो या लाइटिंग खराब हो, जो कि कम समय या अल्पभवीन लेबर की वजह से होता है, तो स्टूडियोज उसे एआई हेलुसिनेशन बता देते हैं। जबकि मशीन तो वही करेगी ना जो इंसान उसे निर्देश देगा। एकदम सही बात है। असल समस्या एआई नहीं, बल्कि बुनियादी मानवीय रचनात्मकता और निष्पादन में कंजूसी है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। अपनी कमियों को मशीन के सिर मर देना सबसे आसान रास्ता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये एकदम साफ है कि ग्लोबल सिनेमाई महत्वाकांक्षाओं और भारतीय सांस्कृतिक प्रामाणिकता के बीच एक बहुत गहरा तनाव चल रहा है। हाँ, और ये आज के सिनेमा का सबसे बड़ा द्वंद्व है। मतलब हम दुनिया को अपनी कहानी तो सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके विजुअल व्याकरण में।
और तकनीक के पीछे भागते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी महाकाव्य की असली ताकत उसकी सांस्कृतिक जड़ों में होती है। जड़ें कट गईं तो पेड़ नकली ही लगेगा। बहुत ही गहरी बात कही आपने। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। क्या हमारी पौराणिक कथाएं अपनी मूल आत्मा और सांस्कृतिक पहचान को खोए बिना कभी भी सच्ची ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन सकती हैं? अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।